बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज IMF की डेलीगेशन से मैंने मीटिंग की और मेरी टीम ने, और इस मीटिंग का मकसद जिस तरह सबको अंदाज़ा होगा, वो मीटिंग का मकसद ये था कि IMF एक 9 महीने के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं। ये क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि अगर ये IMF का अब कर्जा जो $3 अरब का इनको नहीं मिलता, तो ये याद रखें कि पाकिस्तान, जो मैं आज से साल पहले कह रहा था, बल्कि 13 महीने पहले मैंने जब कहा, तो मेरे ऊपर इन्होंने कहा गद्दारी का केस करना चाहिए। सारा शोर बुझ गया कि इमरान खान मुल्क के अंदर एक वो फिजा बना रहा है जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान होगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ये हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का खदशा है। डिफ़ॉल्ट का पहले मतलब समझ ले क्या है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर इनके अभी पिछले महीने 38% महंगाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है, तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो ये इससे दुगनी हो जाएगी, ये 60% पे पहुंच जाएगी। बल्कि ये वो जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, कि वो आएगी महंगाई पाकिस्तान में कि लोग, यानी एक डबल रोटी लेने के लिए नोटों की थदियां ले जानी पड़ेंगी, यानी जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उससे कमज़ोर तो बिल्कुल ही पैसे जाता है ना। तनख्वाहदार तबका जो आज बड़े बुरे हालात में है, इससे बहुत दुगने बुरे हालात होते हैं अगर डिफ़ॉल्ट करता है। और सिर्फ फ़ायदा किनको होता है? जिन्होंने डॉलर में पैसा रखा हुआ है, जो मुल्क से बाहर हैं। ये जो लोग ऊपर आज हुकूमत कर रहे हैं, जिनके सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग पिस जाएंगे। तो लिहाजा हमने फिर IMF को हमने कहा कि ठीक है, हम इसको, आपके ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये तब तक एंडोर्स करते हैं जब तक इलेक्शन होकर एक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जो नई गवर्नमेंट आएगी, जाहिर है वो अपना फिर से अपने प्रोग्राम के तहत IMF से बातचीत करेगी। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज, कि यही जब हमें मुश्किल पड़ी थी फैटफ के ऊपर, फैटफ की हमें ब्लैक लिस्ट पे हमें खदशा था कि हमें डालने लगे हैं, हमें पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करना था। तो जब हमने ऑपोजिशन को कानून पास करने का कहा, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट पे आ जाए तो वो भी पाकिस्तान में सैंक्शंस लग जाती हैं, वो फिर वही हालात बनने शुरू हो जाते हैं जो कि एक डिफॉल्ट से होते हैं, यानी फाइनेंसिंग खत्म हो जाती है बाहर से, उस चीज़ें महंगी हो जाती है, महंगाई होती है, गुर्बत बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने वो लेजिस्लेशन पास करी थी असेंबली में। तो जब हमने ये PDM के लोगों को कहा कि ये हमारी मदद करें लेजिस्लेशन पास करने में, तो इन्होंने आगे से कहा कि पहले हमें NRO दो, नैब के अंदर चेंजेस लेके आओ, जो हमारे ऊपर पहले इनके दौर के जो करप्शन के केसेस थे वो माफ करो, और अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे। और हमने वो NRO नहीं दिया, इन्होंने साथ नहीं दिया। इसके बावजूद हमने फिर वो, अल्लाह का करम है कि हम वो लेजिस्लेशन पास कर गए, और आज जो फैट से निकले हैं वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो जो हमने कानून पास किया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ फ़र्क पता चल जाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो अपनी करप्शन के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, करप्शन बचाने के लिए। आज ये हालात हैं जब हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम IMF को क्यों चाहिए कि हमारी मदद क्यों चाहिए? उन्हें पता है कि आगे केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन जब आएंगे केयरटेकर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, तो उनको चाहिए कि सारी पार्टीज का कंसेंसस चाहिए। हम सिर्फ मदद पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जबकि 10,000 हमारे कारकुन जेलों में हैं। आज जो हमारी इकोनॉमिक टीम थी वो सारी अंडरग्राउंड है, उनको इकट्ठा किया, जूम के ऊपर लिया। मेरे ऊपर 180 केसेस बन चुके हैं। सारी सीनियर लीडरशिप को याद अंदर है केसेस हैं, और जो बाहर निकलती हैं तो उनको कहते हैं कि जी पहले का पार्टी छोड़ोगे, नहीं तो हम आपको अंदर रखेंगे। जो हमारी लीडरशिप जेल में है, उनके ऊपर इंतहा किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है। जो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ड्रामा किया गया है, आप ये सोचें कि जो मेंबर्स के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला, हमारे पास तो नंबर पूरे थे, पहले पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया, अब उसके बाद एक एक मेंबर के ऊपर प्रेशर डाला है, वही करने जा रहे हैं जो कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर में किया था। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, और उसके बावजूद हम आज, क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान ना हो, हमने ये फैसला किया है कि हम इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट को बैकिंग देते हैं तब तक जब तक इलेक्शन नहीं होती। अब इसमें 2 और चीज़ें थी। मैंने IMF के जो अमेरिका से जो हेड थे, उनसे जो मैं बात कर रहा था, उनको मैंने एक चीज़ समझाई कि मैंने कहा जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी इस्तेकाम नहीं आता, तो ये जो जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, ये अब थोड़ी देर अगर आप 3 अरब दे भी देंगे और 3 अरब डॉलर की देने में थोड़े से और डॉलर्स भी 5-6 अरब डॉलर और भी आ जाएंगे, तो ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। जो कैंसर है वो फैलती जा रही है, और कैंसर क्या है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब पार्टीज मिलके और साथ इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में ना आए, इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझते हैं कि पार्टी तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। जब उनको ऊपर इतना दबाव डालेंगे, उसको इस तरह क्रश करेंगे कि जब वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी तब इलेक्शन करवाएंगे। मैं आज अपनी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जब से रजीम चेंज हुआ है, जब से हमारी गवर्नमेंट कराई है,
तब से कोशिश कर रहे हैं पार्टी को ख़त्म करने की, और कोई इनको जो सब ऊपर पावर में बैठ के तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। इन्होंने जो पाकिस्तान की मायशत से किया, मैं आपको फिर कहता हूँ दुश्मन भी ना करें, मीडिया कंट्रोल कर लिया है। एक कंट्रोल मीडिया एक बात करता जा रहा है कि जो हो ये तो पीछे से ये तहरीक इंसाफ की वजह से सारी मुश्किलात आई हैं। फिर से मैं कहता हूं कि हर साल शाया होता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। जरा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में देख तो लें कि बैंकरप्ट गवर्नमेंट 2018 में मिली, और कोरोना के बावजूद कैसे उस 6% पाकिस्तान की मायशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट थी। 2 आखिरी सालों में जो एवरेज थी वो 6% थी। तो कितनी दफा पाकिस्तान की मायशत इतनी तेजी से ऊपर गई है, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा था, पर कैपिटा इनकम बन रही थी, टैक्स बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रही थी। तो जब एक मुल्क तरक्की कर रहा था, उस गवर्नमेंट को गिरा के जिसको लेके आए हैं, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जो इनकी जो पॉलिसीज थी, और ये हमेशा ही मुल्क बैंकरप्ट छोड़ के गए हैं। 99 में भी जब ये नून लीग गई मुल्क बैंकरप्ट था, 2018 में भी बैंकरप्ट करके गए, और फिर आते साथ ही एक इकोनॉमी जो चल रही थी उसको बैंकरप्ट कर दिया। इन्होंने किया क्या? इन्होंने पहले भी जब एक्सचेंज रेट को जबरदस्ती रोक दिया जब 2018 में, तो एक्सपोर्ट्स गिर गई। इन्होंने रुपए को जब ऊपर रखा जो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं थी, तो उससे हुआ क्या? इंपोर्ट सस्ती हो गई, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, एक्सपोर्ट्स गिर गई। जब एक्सपोर्ट्स गिरे डॉलर की, जब 3 गुना ज्यादा जब इंपोर्ट्स हो जाए एक्सपोर्ट्स की, तो वो मुल्क कैसे आगे तरक्की कर सकता है? तो तब भी इन्होंने ये किया। इस बार आते साथ ही इन्होंने ये नून लीग ने फिर वो किया, रोक दिया उसको रुपए को गिरने से। लेकिन मसनूई तौर पर जब आप रोकते हैं, उसका क्या हुआ कि रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई, फिर रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट करते हैं हम इंडस्ट्री के लिए, उसको बंद कर दिया, इंडस्ट्री नीचे जानी शुरू हो गई, टैक्स कलेक्शन नीचे जानी शुरू हो गई। $3 अरब का हमें मिल रहा है इस वक्त IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट में जो पैसा आएगा। $7 अरब सिर्फ एक साल में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट्स की कमी में और रेमिटेंसेस की कमी में। रेमिटेंसेस की कमी में क्यों हुआ? क्योंकि इतना फर्क पड़ गया, मार्केट में रुपया की कदर किधर चली गई और ऑफिशियल किधर थी कि लोगों ने बैंकों के थ्रू पैसा नहीं भेजा, दूसरी तरफ पैसा भेजना शुरू किया, हमारा रेमिटेंसेस कम हो गई। और एक्सपोर्ट्स कम होनी थी, जब इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने रॉ मटेरियल बंद कर दिया, एक्सपोर्ट्स कम हो गई। तो $7 अरब का एक साल में कमी आई इनके दौर में, जबकि $3 अरब का हम अब कर्जा ले रहे हैं। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और कितनी देर चलेगा? और फिर ऊपर से सियासी इस्तेकाम ही नहीं है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क से डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। जब प्रोफेशनल्स भी बाहर जा रहे हैं और डॉलर्स भी बाहर जा रहे हैं, तो आगे क्या रहेगा मुस्तकबिल पाकिस्तान का? इसलिए हमने IMF को भी समझाया, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, ये मुल्क अब यहां सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा और इकॉनमी ठीक नहीं होने लगी। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हुकूमत दूसरी, ये जो पॉलिसीज हैं, जो पावर में बैठे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। बजाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के एक सियासी इस्तेकाम आए, एक ऐसी हुकूमत आए जो पब्लिक की वोट से आए, पब्लिक के मैंडेट से आए, 5 साल के लिए आए, वो फिर मुश्किल फैसले करे। मुश्किल फैसले का मतलब इस्लाहात करे। इस्लाहात तब होती है मुल्क में जब पब्लिक एक गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो, इत्मीनान रखे गवर्नमेंट में, तब मुश्किल फैसले होते हैं। जब वो गवर्नमेंट उनको कहे कि ये हम इस मुल्क में सर्जरी कर रहे हैं, ये हम इस्लाहात कर रहे हैं, आपको शुरू में तकलीफ होगी लेकिन बाद में आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो तो वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसको पब्लिक उस पर इत्मीनान रखे। अब इनके ऊपर किसने इत्मीनान रखना है? क्योंकि जो इन्होंने कहा कि जी मैं 200 से कम रुपया करूंगा, आते साथ ही इसने कहा डॉलर कम करूंगा, पहले तो कहा 100 से कम करूंगा, ये सारे इन्होंने नारे मारते रहे, हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई भी तारीखी, रुपया भी तारीखी तौर पर नीचे गिरा। उसके अलावा जो इन्होंने वादे किए सबके सामने है कि किधर खड़े हैं, लोगों के आज हालात क्या है। तो अब इनके ऊपर तो इत्मीनान आने नहीं लगा। जो कोशिश की जा रही है इंजीनियरिंग की, वो ये लोग फिर वापस आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ को कोशिश की जा रही है कि उसको खत्म किया जाए, तो इससे तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा और इससे तो आगे कोई मुल्क का मुस्तकबिल ही नजर आ रहा। तो लिहाजा हमने उनको ये जरूर कहा कि देखें, जो आइन कहता है, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाए। आइन जो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है, वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि आप सिर्फ अगर पैसे दे ही देंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से होगा, थोड़ी देर के लिए फायदा हो जाएगा। कैंसर तो फैलती जा रही है, कैंसर तो तब खत्म होगी इस मुल्क में, काट के जब निकाली जाएगी, जब एक मैंडेट वाली पब्लिक की बैकिंग से गवर्नमेंट आएगी, वो मैंडेट उसके पास होगा, वो फिर एक वो सर्जरी काट करके जो इस मुल्क के अंदर जो गलत चीजें आ गई हैं, जो हमारी मुल्क के अंदर इस्लाहात चाहिए, जो मुश्किल फैसले चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती कायम करें, ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, सरमायाकारी होगी तो दौलत के अंदर इजाफा होगा, वो दौलत में इजाफा होगा तो टैक्स, ये जो कर्जे वापस करेंगे,
وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے تو وہ سب کچھ اکٹھا جاتا ہے. سیاسی استحکام, اس کے بعد اصلاحات میں سب سے پہلے اصلاحات رول آف لا, قانون کی حکمرانی, یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ختم کیا جائے, اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو, اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو, اور اس کے بعد ہم اپنے قرضے واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں, لوگوں کو نوکریاں ملیں, بے روزگاری ختم ہو, دولت میں لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے. اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے, اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آخر میں ہم نے IMF کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے, اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیں اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے. صحت کارڈ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے, مڈل کلاسز کے لیے, سفید پوش کے لیے, کہ اتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کہ 10 لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی اسپتال میں علاج ملنا چاہیے, اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسڈی جو ہم لانے لگے تھے کہ بجائے آپ سبسڈائز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی اتنی قیمت کا خریدے اور ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اتنے خریدے یا رکشہ والا بھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹارگٹ سبسڈی ہونی چاہیے جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے, اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں. لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو. نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں, جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے, ہوتا یا نہیں میں نہیں جانتا. آخر میں صرف اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلنٹ الیکشن سے, جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں, اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پہ لگانا ہے, ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے. اور 14 مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا. یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی. میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے, جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے تھے. اور عجیب چیز سن رہی ہے کہ سری لنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں. یہ بھی آپ ذرا آپ کو دھچکا لگے گا سن کے. پاکستان پائندہ باد.